नमस्कार, मैं राकेश परमार और अब देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है भारत के विपक्षी नेताओं का मणिपुर में हुए हादसे पर बेचैन और देश के और हिस्से पर हो रहे हादसों पर मौन। ऐसा क्यों? अपनी बात में कुछ भी बात कहने से पहले एक बात की मैं घोषणा अपने से करता हूं कि मणिपुर में जो हुआ, जो हो रहा है, वह अत्यंत निंदनीय है, चिंताजनक है और दुख व्यक्त करने वाला है। भारत का कोई भी नागरिक मणिपुर में हुए हादसे पर अठास नहीं लगा सकता, संतोष व्यक्त नहीं कर सकता। उसे पीड़ा ही हो रहा होगा और पीड़ा होना ही चाहिए। मुझे भी होगा, क्योंकि मैं भी भारत महान का नागरिक हूं। अब सवाल है कि मैं एक निष्पक्ष नागरिक हूं, मेरी कोई राजनीतिक आइडेंटिटी नहीं है, ना ही मैं किसी राजनीतिक दल का आधिकारिक या अनौपचारिक प्रवक्ता हूं। विचारधारा मेरा किसी राजनीतिक दल से नहीं मिलता है। मेरा भारत फर्स्ट, भारत महान ही एकमात्र है जो इसकी बेहतरी की बात करेगा, मैं उसकी बात करूंगा। तब है कि मुझे मणिपुर पर क्या कहना चाहिए। मैंने पहले कहा, अब भी कर रहा हूं, मणिपुर पर चिंता व्यक्त कर रहा हूं और इसका समाधान तुरंत हो या मांग कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं। लेकिन मैं जब दिल्ली से मणिपुर जाऊंगा तो बीच में बहुत सारे ऐसे जगह, जैसे दिल्ली से बाहर बढ़ते हुए ही यूपी होगा, उत्तर प्रदेश में हालात पर चिंता करूंगा, उसके बाद बिहार आएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल आएगा, उड़ीसा आएगा, इस असम आएगा, इस सब पार होते हुए मणिपुर आता है। तो अगर मैं भारत का नागरिक हूं तो मैं समस्त देश के हालातों की चिंता करूंगा, सब पर अफसोस जाहिर करूंगा और दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा, कोशिश करूंगा कि देश में हर जगह अमन चैन हो, कहीं पर भी मणिपुर जैसी कोई हादसा का दोहरीकरण ना हो पाए। मित्रों, लेकिन अगर मैं दिल्ली से जाकर के सिर्फ मणिपुर पर ही बात करूंगा और बाकी चीजों पर मौन रहूंगा तो फिर मेरे सोच पर संदेह उत्पन्न होगा और होना भी चाहिए। आज जो 26-28 दल का नया गठबंधन बना है, जिसको इंडिया कहा जा रहा है, तो आज इंडिया के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा डेलीगेशन गया था, जिसमें 21 चुने हुए जनप्रतिनिधि, मतलब संसद सदस्य थे। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा के और राज्यसभा के संयुक्त सदस्यों का यह टीम मणिपुर के दौरे पर गया। भारत के राजनीति में यह करने का अधिकार उनको संविधान देता है, व्यवहार देता है। हर जगह किसी के, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि मारे हरे पर कोई भी जाता है, जाना भी चाहिए, यही हमारी संस्कृति है। लेकिन सवाल यह है कि वो लोग जो जिसमें गए हैं उसमें एक चीज बड़ा स्पष्ट लगा कि शायद यह गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा 4 सांसद कांग्रेस के ही थे। हवाई जहाज के सीट में कांग्रेस की पूर्व नेता और अभी वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस की नेत्री और कांग्रेस का नेता सदन, दोनों लोग एक ही सीट पर बैठे होते। मतलब जो 2 सीटें होती हैं जहाज की, तो एक सीट पर वो बैठी थी देव और दूसरे सीट पर बैठे थे भट्टाचार्य। दोनों लोगों ने जितनी प्यार से वार्ता कर रहे थे, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ कि ये लोग जरूर पश्चिम बंगाल में भी जाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिस तरह से जिंदा टांग दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, सरेआम सड़कों पर कुचल कर मार दिया जा रहा है, और जितनी दुर्दिन में कांग्रेस का कार्यकर्ता अभी पश्चिम बंगाल में है, मुझे लग रहा था कि शायद यह बात उसी पर चर्चा हो रही होगी कि चलो जहाज से जा ही रहे हैं, मणिपुर के इम्फाल के बाद एक बार दमदम एयरपोर्ट पर भी उतर जाएंगे, 10 मिनट वहां के राज्यपाल से भी मिलकर हालात की चर्चा कर लेंगे। फिर मैंने देखा कि कांग्रेस के और लोग थे जो यह भी सोच रहे होंगे कि भाई, जो अभी राजस्थान में महिलाओं को नग्न परेड कराया गया, जिस तरह से दलितों को सताया गया, एक गरीब आदमी को जिंदा जला दिया गया, पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थियों के कैंप को आग लगा दिया गया, तोड़फोड़ कर दिया गया। मैंने सोचा कि विपक्ष के वो जो 21 लोग हैं, वो भी राजस्थान भी तो उस देश का ही हिस्सा है, उस पर वो जरूर चर्चा करेंगे। मैंने सोचा कि भाई, जो आज जम्मू कश्मीर में मुहर्रम पर
40 साल के बाद जो जुलूस निकला है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन निकला है, मुसलमान भाई जितना आज खुशियां मना रहा था, मैंने सोचा कि शायद यह प्रतिनिधिमंडल कहेगा कि चलो भाई सब कुछ हो लेने के बाद एक बार श्रीनगर में उतर जाते हैं और अपने मुसलमान भाई जो वहां पर लाल चौक से लेकर के पूरा वो एकदम लंबा चौड़ा पदयात्रा निकाले हैं, जुलूस निकाले हैं और मुहर्रम खुशियां मना रहे हैं, हम भी वहां पर चले, मुहर्रम के उनके त्योहार में शरीक हो जाए। बहुत दिनों के बाद मोदी के प्रयास से, भारतीय फौज के प्रयास से, भारत के नागरिक के प्रयास से और सबसे इम्पोर्टेंट जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रयास से वहां पर शांति आई है। और इतना शांति आई है कि 40 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकलना संभव हो पाया है। यह गठबंधन वहां भी जाती, लेकिन शाम आते आते पता चला कि वो लोग वहां भी नहीं गए। अब आपका प्रश्न होगा कि भाई मणिपुर जल रहा है तो मणिपुर में तो जाना ही चाहिए, यहां नहीं गए तो क्या हुआ? यही मूल प्रश्न है। देखिए, मणिपुर की जो घटना है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, वो फॉरेन स्पॉन्सर्ड है। उसमें चीन का इन्फ्लुएंस है और चीन को वहां स्पेस देने का काम भारत के आजाद होने के पहले से ही हो गया है, जब वहां पर कुकी और मैत्री की असंतुलित आबादी को जानबूझ करके बढ़ाया गया और असंतुलित किया गया। वहां के मूल निवासियों को अधिकार को सीमित करके बाहर से आए लोगों को वहां पर स्पेस दिया गया, स्कोप दिया गया, उनको प्रलोभन और प्रोत्साहन दिया गया और वहां के मूल बासिंदों को दबाया गया। यह उसी दिन से इसकी शुरुआत हो गई थी। चीन भी अब पाकिस्तान की तरह से छद्म वार लड़ने लगा है, क्योंकि गलवान में जिस तरह की पटखनी चीन को मिली है, जिस तरह से हमारे जवानों ने लात घूसे और मुक्के से मार करके उनके सैकड़ों हजारों की संख्या में चीनियों को भागने पर मजबूर कर दिया, तब से चीन भी यह समझ गया है। जिस तरह से पाकिस्तान 3 युद्ध लड़ने के बाद उसको इस बात की समझ आई कि भाई सीधी युद्ध में हम भारत से मुकाबला नहीं कर सकते, 2 मिनट का काम है, भारत जहा देगा, 2 हफ्ते के अंदर हम खत्म हो जाएंगे, युद्ध तो खत्म ही हो जाएगा। चीन को भी यह बात समझ में आ गई कि उनके जवानों की जाबाजी देखिए कि वो घूसा मार करके हमारे सैनिकों को खदेड़ देते हैं, हमारे सैनिकों का पांव उखड़ गया, जबकि घूसा मारने वाले 10-15 थे और वहां घूसा खाने वाले सैकड़ों की संख्या में थे, जिसमें करीब 300-400-500 लोग जान दे चुके हैं चीनी सैनिक। तो चीन के सरकार को यह समझने में देर नहीं लगी कि जब घूसे से 1 पर 21 भारी पड़ रहा है, मतलब 21 पर 1 भारी पड़ रहा है, तो अगर ये हथियार उठा लिए तो क्या होगा? मतलब यहाँ पर अर्जुन का एक संवाद बड़ा जरूरी है, चूंकि मणिपुर यहाँ का घटना है, वहां अर्जुन का ससुराल है, तो अर्जुन का यहाँ पर उल्लेख करना है। अर्जुन जब अज्ञातवास में थे तो कीचक का वध हो गया। कीचक का वध की सलाहियत, मतलब जो शक्ति थी वो 4 लोगों में थी, पितामह में, गुरु द्रोणाचार्य में, भीम में और दुर्योधन में। पितामह वहीं थे, दुर्योधन वहीं था, गुरु वहीं थे, तो कौन मारा? भीम मारा। तो उन्होंने आक्रमण करके उनका अज्ञातवास तोड़ने के लिए गए, जिसको हम विराट युद्ध के नाम से जानते हैं। अर्जुन अकेले विराट युद्ध को समाप्त कर दिया। तो अपने उस महाराज के युवराज से कह रहा था, उत्तर राजकुमार उत्तर से, कि तनिक सोचो युवराज, अगर मैं अकेले धनुष उठा के इन पूरे कौरव सेना का मुकाबला कर सका, तो तनिक सोचो कि अगर हम 5 भाई अपना हथियार उठा लेते तो कौन सी सेना हमारे सामने ठहर सकती है। चीन को अर्जुन के ससुराल में वही मैसेज अर्जुन वाला मिल रहा होगा। चीन सोच रहा होगा कि सोचो कि एक सैनिक निहत्था हमारे 21 सैनिकों को भारी पड़ रहा है और घूसा मार मार करके हलाक कर दे रहा है, अगर ये सब हथियार उठा लेंगे तो क्या होगा। तो चीन अब वहां पर छद्म युद्ध लड़ना शुरू कर दिया है। जैसे पाकिस्तान आतंकी भेजता था, उसने अपने वहां के मैत्री और कुकी लोगों के बीच हथियार बांट करके, पैसा बांट करके, इस तरह का लड़ाई करके भारत को अस्थिर करना चाहता था। वो एक दूसरा जम्मू कश्मीर भारत में उत्पन्न करना चाहता है, तैयार करना चाहता है, क्योंकि भारत के देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी की वर्तमान जो सरकार चल रही है, इसके
स्पष्ट निर्णय से, नेशन फर्स्ट के सोच से जम्मू कश्मीर शांत हो गया है, जिसका उदाहरण आज जम्मू कश्मीर में मुहर्रम की जुलूस से साबित हो गया। अब पाकिस्तान और चीन परेशान है कि अगर इस तरह की शांति व्यवस्था भारत में रहेगी तो दुनिया का मुकाबला भारत से हो ही नहीं सकता। दुनिया की कोई भी शक्ति भारत का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिका के तरह से तकनीकी विशेषज्ञों की क्षमता भारत के पास है और चीन की तरह से जनसंख्या का बल भारत के पास है। अगर जनसंख्या और तकनीक दोनों मिल जाए तो चीन अमेरिका पीछे रहेगा, भारत बहुत आगे निकल जाएगा, यह दुनिया नहीं चाहेगी। इसीलिए वो इस तरह की फंडिंग करके भारत को स्थिर करना चाहता है कि चलो तुमने जम्मू कश्मीर में संभाल लिया तो एक नया कश्मीर तुमको दे रहे हैं। भारत का विपक्ष यह बात जानता है कि वहां पर फॉरेन फंडिंग हो रही है और चीन के इन्फ्लुएंस से हालात गड़बड़ा रहे, क्योंकि जिस तरह के हथियार का प्रयोग मणिपुर के दंगों में हुआ है, जिस तरह से आगजनी में जिस तरह के असलहे का इस्तेमाल हुआ है, वह भारत में नहीं मिलता और भारत में आम आदमी को नहीं मिलता, और वो सारे हथियार चीन के हैं, वह साबित हो चुका है। मुझ जैसा साधारण आदमी को इस बात का ज्ञान है कि चीन इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो हमारे संसद में बैठने वाले विद्वानों को तो होगा ही होगा। लेकिन यही अफसोस की बात है कि हमारे लोग लाश पर राजनीति करते हैं और उन्हें किसी भी तरह से ये केंद्र प्रकेंद्र वर्तमान सत्ताधारी पार्टी को स्थिर करना, कमतर दिखाना और खुद को सुपीरियर बताने की ललसा रहती है, जो गलत है। और यह देश हित में तो बिल्कुल ही नहीं है। पता न उनके राजनीतिक हित में बेहतर है कि नहीं है, यह तो 24 का परिणाम बताएगा। लेकिन देश हित में नहीं है, क्योंकि देश हित में इसमें होता कि देश का विपक्ष एकत्र होकर के भारत के प्रधानमंत्री के पास जाता, क्योंकि हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी भारत का प्रधानमंत्री होते हैं, उनके यहाँ जाता और कहता कि हमारा पूरा समर्थन आपके पास है। एक उदाहरण बीच में रोक करके दे दूंगा। इजराइल बहुत छोटा सा, हमारे जम्मू कश्मीर जैसा इजराइल है, और दुनिया के चारों तरफ के लोग उसके दुश्मन हैं, और वो ऑल फ्रंट पर लड़ता रहता है। क्यों लड़ता है? उसका वजह है कि ये जो नेतन्याहू थे, ये चुनाव में हार गए। चुनाव में सत्ता हस्तांतरण 2 दिन बाद होने वाला था। इस बीच उनका इजराइल और जैसे गाजा में उनकी लड़ाई होती है, लड़ाई हो गई, बमबारी हो गई। तो जो प्रधानमंत्री चुनाव जीते थे वो नेतन्याहू के यहाँ गए और बोले कि देखिए, सत्ता का हस्तांतरण ये हमारा आपस का मामला है, हम और आप देखेंगे। मामला अभी बाहर से युद्ध का लगा है और आप अब तक सरकार में काबिल हैं, आप निश्चिंत हो करके उसका मुकाबला करें। जब समय होगा हम लोग सरकार में स्थानांतरण कर लेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। कोई भी निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं और आपका हर निर्णय हमको स्वीकार है। और जब ये दुनिया को मैसेज गया कि एक प्रधानमंत्री जो चुनाव में हार चुका है, उसकी संख्या बल कम हो चुकी है, दूसरा विपक्ष वाला प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण लेने वाला है, लेकिन वो आकर के कहा कि पहले ये वाला मामला आप देख लीजिए, हमको इसमें सरकार में कोई मतलब नहीं है, आपका हर निर्णय मेरा निर्णय होगा। इसीलिए आज इजराइल दुनिया का सबसे शक्तिशाली तकनीकी क्षेत्र में हो और हथियारों के क्षेत्र में हो या हर क्षेत्र में हो, और दुनिया चाह करके भी उसका बाल बाका नहीं कर रही। भारत भी ऐसा हो सकता था, इजराइल का अगर नकल करता, इजराइल से कुछ अकल लेता, तो विपक्ष हमारा मणिपुर के नेतृत्व पर प्रधानमंत्री से मिलता और कहता कि देखिए, मेरे प्राप्त सूचना के अनुसार मणिपुर में विदेशी शक्तियों का दखल अंदाजी बढ़ रहा है और ये फॉरेन फंडिंग ऑकरेंस है, आप इसमें जो निर्णय लेंगे वो हमारा निर्णय होगा, क्योंकि यह भारत महान के अस्तित्व और अस्मिता का सवाल है और भारत के हम लोग रहेंगे, भारत रहेगा तभी हमारी राजनीति रहेगी। इसलिए भारत फर्स्ट है, प्रथम भारत का हम सोच रखते हैं। आप कोई भी निर्णय लीजिए, हमारा आपका विश्वास आपके साथ है। और यह मैसेज जब चीन को जाता कि भाई भारत का सारा जो विपक्ष, जो इंडिया गठबंधन बना है 26-38 राजनीतिक दलों का, ये सबके सब प्रधानमंत्री के गए हैं और कह रहे हैं कि मणिपुर पर आपका कोई भी निर्णय मेरा निर्णय है और आपके हर निर्णय पर हमारा भरोसा है। चीन आधा दम तोड़ देता कि भारत से मुकाबला कर नहीं सकते। विपक्ष भी अब एक हो गया है बाहरी मुद्दों पर। लेकिन जब चीन वहां से अपने टीवी में देख रहा होगा कि लोग मणिपुर पर बयान दीजिए, मणिपुर पर बयान दीजिए, अरे मणिपुर पर बयान आप ऐसे कर रहे हैं जैसे मणिपुर पर बयान नरेंद्र मोदी आकर के बम मारे हों और आप पूछना चाहते हो कि भाई तूने बम क्यों मारा।
अमित शाह ने जाकर के गोला बरसाया हो और वो पूछे भाई आपका अमित शाह ने जाके गोला बरसाया, हमको बताइए। इस तरह की अज्ञानी राजनीति अगर हमारे देश के राजनीति करेंगे तो देश के युवाओं का राजनीति पर से भरोसा उठेगा, और देश पर से भरोसा उठना लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है। भारत की अस्मिता को तो कोई खतरा नहीं है, छोटी मोटी चीजें भारत महान को क्या हिला पाएंगी, वो खुद ही हिल हुल के खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपका भरोसा खत्म हो जाएगा। 2024 सर पे है और मणिपुर के घटना से भारत के प्रधानमंत्री को कुछ नहीं होने वाला है। चुनावी अहित उनका तनिक भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि देश की जनता यह जानेगी कि मोदी है तो कश्मीर में 40 साल बाद अमन चैन और मुहर्रम का जुलूस संभव है। मोदी है तो 1952 से विदेशी रक्षा मंत्रालय के गठबंधन 40-50 लोगों का बाहर भारत में बस रहा था, भोजन पानी और खर्चा ले रहा था और भारत को आंखें दिखा रहा था। उसको प्रधानमंत्री विदेश मंत्री की मदद से 30 मिनट के अंदर बोले कि अब भाई देश छोड़ो, जल्दी से जल्दी जाओ यहाँ से, अब हमारे भूमि पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। यह सब चीज भारत के प्रधानमंत्री को अलग बनाता है और विपक्ष की ओछी मानसिकता को सामने लाता है, उनका भेद खोलता है। पश्चिम बंगाल के हालात पर, राजस्थान के हालात पर, बिहार के हालात पर या देश के तमाम हिस्सों के हालात पर मेरा उतना ही चिंता है जितना मणिपुर का है। मैं सिर्फ अकेले मणिपुर से दुखी हूं ऐसा नहीं है, मैं बिहार में बिजली मांगे गए लड़कों पर गोली चलाने पर भी दुखी हूं, मैं पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार पर भी दुखी हूं, मैं राजस्थान में दलित भाइयों के साथ हो रहे अत्याचार पर भी दुखी हूं, और देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पार्ट में, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय समुदाय के साथ हो रहे अपराध से भी मैं चिंतित हूँ। चाहे वहां की सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो या किसी और दल की हो, मुझे सरकार किस दल के इससे मतलब नहीं है, अपराध किस तरह का है इससे मतलब है। अपराध मुक्त भारत की सोच के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।